हेलो दोस्तों, यूपीएससी का नोटिफिकेशन आज आ गया है हमारा। अगर हम देखें 2 तारीख को यूपीएससी ने जैसा बोला था वैसा 2 तारीख को इसने नोटिफिकेशन अपना जारी कर दिया है। अब हम यूपीएससी जो हमारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस वगैरह के जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, यानी कि जिसे हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कहते हैं, ये हमारा आज नोटिफिकेशन आ गया है। और इसमें लास्ट डेट भी हमें बताई गई है, कितनी है, 22 फरवरी तक हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो ये हमारा नोटिफिकेशन आया है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इसकी सारी डिटेल्स देंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो वो सारी डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में देने वाले हैं इसी नोटिफिकेशन के जरिए। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा ये वीडियो। तो हमारा जीनियस मेंटर्स के इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत है। हम इस यूपीएससी नोटिफिकेशन के बारे में आपको पूरा आज डिटेल देने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि ये नोटिफिकेशन आया है, तो इसमें आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो वो हम देखते हैं कि फॉर्म भरने के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को, जो कि हम पूरा कभी नहीं पढ़ते हैं, हम इसको अच्छे से बताएंगे। इसमें क्या क्या मेन चीजें हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हम इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले इसमें आपका आया हुआ कि आपको इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास कोई भी एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, कोई भी एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड, और उसी की मदद से और आपकी बेसिक डिटेल और आपका एक फोटो आईडी कार्ड, उसी की मदद से आपका एक फॉर्म भरा जाएगा। उस फोटो आईडी कार्ड के अलावा आपको इसमें और कुछ अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एक फोटो आईडी कार्ड जिसमें हम आधार कार्ड भी रख सकते हैं, हमारा वोटर आईडी कार्ड भी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या और कोई भी फोटो का आईडी कार्ड जो आपके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया हो, वो आपके पास होना चाहिए। उसी की डिटेल इसमें भरी जाएंगी और वही आईडी कार्ड आपको स्कैन करके इसमें आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना है। जो भी आपको यहाँ पे कैसे कैसे इसको फॉर्म को भरना है, कैसे फिलअप करना है, उसके लिए हम आपके लिए फिर से एक वीडियो लेके आएंगे जल्दी ही, जिसमें हम आपको सारी डिटेल्स देंगे कि इस फॉर्म में आपको कहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है, कैसे इसको भरना है। अब हम आगे देखें तो लास्ट डेट इसकी दी हुई है, कब की है लास्ट डेट, हमने अभी पहले ही बताया कि 22 फरवरी है। लेकिन 22 फरवरी को हम देखें तो 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक हम ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस फॉर्म को हम इससे काफी पहले ही भर लें। क्यों, होता क्या है, जो सेंटर हमसे मांगे जाते हैं वो सेंटर्स इसके पहले ही भर जाते हैं, फिलअप हो जाते हैं, तो हमें सेंटर मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। हमें सेकंड सेंटर या फिर थर्ड सेंटर पे डाल दिया जाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रहे कि जितना जल्दी हो सके हम उस फॉर्म को भर लें, उतना जल्दी हम इस फॉर्म को भर लें। लास्ट डेट का वेट ना करें। हालांकि लास्ट डेट इसकी 22 फरवरी है, शाम को 6 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का वेट नहीं करना। क्या पता इंटरनेट आपके साइड से चला जाए, क्या पता इनका सर्वर डाउन हो जाए। तो इसीलिए उसके भरोसे ना बैठ के पहले ही हम इसका फॉर्म भर लें। अब ध्यान रहे, जब ये एग्जाम होगा, क्या बताया गया है, इस एग्जाम में हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है। हमारा जब प्रीलिम्स एग्जाम्स होगा इसका, उसमें नेगेटिव मार्किंग चलती है, ये हमेशा ध्यान रहे। इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग हम देखेंगे। इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है कि इसके बारे में कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, क्या सिलेबस है, वो सारी चीजें हमने ऑलरेडी इसका वीडियो बनाया हुआ, जिसका लिंक हम इसके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जिसको आप जरूर देखना, जिसमें हमने इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्ड बातें की गई है। आज हम इसी के बारे में बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। ये आपको बेसिकली कुछ फोन नंबर हैं, जिस भी बच्चे को, जिस भी एस्पिरेंट को कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में या किसी भी तरह की कोई भी डाउट है, वो इन नंबर्स पे फोन करके, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 01123385271, और या फिर ये जो बाकी नंबर्स हैं, वर्किंग डेज में यूपीएससी ऑफिस में वो बात कर सकते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक, 10 बजे से शाम को 5 बजे तक वो बात कर सकते हैं, और यहाँ पे जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये वर्किंग डेज में फोन जो है ऑन रहते हैं, यहाँ पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं। आगे देखें तो आगे हमें पता लगेगा कि जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, जैसा कि इसकी डेट शीट पहले ही आ जाती है, यूपीएससी अपना कैलेंडर पहले ही लॉन्च कर देता है। उस कैलेंडर में जैसा बताया गया था, जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है वो कब का है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमारा 5 जून 2022, 5 जून को इसकी डेट रखी गई है, ये ध्यान रखना। 5 जून को हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, और अभी हम देखें तो 22 फरवरी हमारी इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। ये डेट्स याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए, तो इन सब पोस्ट के लिए कौन कौन सी, आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, देन आईएएस,
ये सारी पोस्ट हैं जिसके लिए ये हमारा नोटिफिकेशन आया है। टोटल अगर हम देखें तो 19 पोस्ट हैं इसमें, तो 19 पोस्ट के लिए हमारे नोटिफिकेशन आया, जिसमें इन्होंने अप्रॉक्सीमेट वैकेंसीज दी हैं कि हमारे इस बार लगभग अगर हम देखें तो 861 वैकेंसीज ये भरने वाले हैं इस एग्जाम के द्वारा। तो इस बार वैकेंसीज कितनी है, 861 के आसपास हैं, ये ध्यान रहे। इसी के हिसाब से हमारी कट ऑफ डिसाइड होती है कि वैकेंसीज हमारी ज्यादा होती हैं तो कट ऑफ थोड़ी डाउन आ जाती है, वैकेंसीज कम रहती हैं कट ऑफ थोड़ी ऊपर हो जाती है। तो 861 के आसपास यहाँ पे वैकेंसीज हैं, तो ये वैकेंसीज भी ठीक ठाक हैं इस बार। उसके बाद ये आपके कुछ सेंटर्स दिए हुए हैं जहां जहां प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन भर सकते हो, तो जो भी आपके आसपास का सेंटर आप देख सकते हैं, लेकिन पहले ही फॉर्म भरें, लास्ट डेट का इंतजार ना करें। उसके बाद जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के सेंटर अलग होते हैं, तो मेंस के कुछ लिमिटेड सेंटर हैं, यहाँ पे आपका मेंस हमेशा होता है, ठीक है। जब हम देखें तो इसमें ऑलरेडी यूपीएससी ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि आपका सेंटर किस बेसिस पे अलॉट होगा, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। जो पहले अप्लाई कर देगा उसको वो एरिया का सेंटर मिल जाएगा, लेकिन वहां की सीट्स फुल हो गई तो उसको जो लास्ट में भरेंगे उनको हो सकता है कि ना मिल पाए, उनको सेकंड या थर्ड चॉइस मिले। तो इसीलिए ध्यान रहे कि जो भी सेंटर आपको भरना है तो इसीलिए लास्ट डेट के पहले ही, काफी पहले ही आपको अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये स्पेसिफाई करते हैं फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। जो पहले अप्लाई करेगा उससे पहले सेंटर अलॉट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रहे। देन उसके बाद प्लान ऑफ एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में कैसे कैसे होगा, तो बेसिकली 2 स्टेज हमें बताई गई हैं, एक प्रीलिम्स की, एक अगर हम देखें तो पहले हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो इसको क्वालिफाई करेगा उसके बाद फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा और यहां पे इंटरव्यू होगा। अलग अलग सर्विसेज के लिए मेंस इंटरव्यू भी, अलग अलग सर्विसेज और पोस्ट के लिए मेंस एग्जामिनेशन और पोस्ट अगर हम देखें इंटरव्यू यहां पे होता है। तो 2 स्टेज हैं, पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस एंड इंटरव्यू। कैसे कैसे है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो बेसिकली देखें तो इसके लिए कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन अगर हम देखें तो क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, क्वालिफिकेशन इसकी क्या हो जाएगी, ग्रेजुएशन। तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं, ग्रेजुएशन में भी कौन कौन से जो अपीयरिंग है वो भी भर सकते हैं, हाँ वो भी भर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली शुरुआत में जब ये फॉर्म भरा जाएगा प्रीलिम्स से पहले, अब प्रीलिम्स से पहले आपने फॉर्म भरा, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद दोबारा से आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। एक बार आपने प्रीलिम्स में फॉर्म भरा, प्रीलिम्स क्लियर किया, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको एक और फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस में बैठने से पहले, जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। और इसको डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जानबूझ के बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें सारी डिटेल्स भरी जाती हैं और जो जो आपने अपनी कैटेगरी जैसे बताई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी बताई है, उस सब के स्कैन डॉक्यूमेंट्स अब अपलोड होंगे। हमने देखा प्रीलिम्स में हमसे कुछ अपलोड नहीं करवाया, सिर्फ डिटेल्स मांगी, सिर्फ एक वोटर आईडी का स्कैन कॉपी हमसे मंगवाया। लेकिन जब मेंस से पहले क्या क्या मांगा जाएगा, जो जो चीजें आपने मेंशन की हैं उन सब के सर्टिफिकेट, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, आपकी कैटेगरी के, ये सारे सर्टिफिकेट आपको मेंस से पहले, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद दोबारा से एक फॉर्म भरा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डैफ आपने सुना होगा, डैफ जिसे हम बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे उनको अब सबको अपलोड करना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स को। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स मेंस को क्वालिफाई कर जाएंगे तो प्रीलिम से पहले उन्हें एक और फॉर्म भरना पड़ता है और उसको बोलते हैं डेफ 2, या फिर जिसको हम बोलेंगे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 2। और इसमें क्या भरना पड़ेगा, इसमें अपना प्रेफरेंस देना पड़ता है कि हम किस किस को पोस्ट को प्रेफर कर रहे हैं। पहले जैसे कोई बच्चे आईएएस को प्रेफर करेंगे, फिर आईपीएस को, फिर ऐसे करके अपना प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि आप पहले प्रेफरेंस किस पोस्ट को देते हैं, दूसरी किसको, उसी के आधार पे आपको सीट अलॉट होती है बाद में, और उसमें आपके रैंक के हिसाब से प्लस आपकी प्रेफरेंस को, दोनों को ध्यान रखा जाता है, उसके बाद आपको सीट अलॉट होती है। तो आपका हमने देखा कि पहले प्रीलिम्स में सिर्फ डिटेल्स, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं। उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेन से पहले एक और भरा जाएगा जिसको हम डेफ बोलते हैं, यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें सारे अपलोड होते हैं डॉक्यूमेंट्स। और फिर उसके बाद अगर हम देखें मेंस क्लियर करने के बाद इंटरव्यू से पहले, उसके बाद डेफ 2 यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 2, और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ऑर्डर हमें देना पड़ता है अपना प्रेसिडेंस का, हम देखेंगे प्रेफरेंस हमें देनी पड़ती है किस किस पोस्ट के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब हमारा यहाँ हो जाएगा।
अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। कौन कौन एलिजिबल है, कितने एज तक इसको अप्लाई कर सकते हैं और कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी कंडीशन अगर हम देखें, शुरुआत की जो 3 पोस्ट हमने देखी, आईएएस, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और नोट करने लायक है कि आईएएस के लिए, आईएफएस के लिए, आईएफएस मतलब कि इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए, और उसके बाद आईपीएस के लिए, इन 3 पोस्ट के लिए आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना मस्ट है। सिटीजन ऑफ इंडिया ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, इनके अलावा अगर हम देखें तो बाकी जितनी भी पोस्ट हमें दिखाई देती हैं, उन सब पोस्ट के लिए, चाहे आप इंडिया के सिटीजन हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, या तिब्बतन रिफ्यूजी हो, या फिर और भी बाकी सारे जो कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन बाकी जगह पे हैं, ये सारे भी भर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारे भी फॉर्म भर सकते हैं, इतना हमने जाना। तो बेसिकली क्या है, इंडियन सिटीजन होना जरूरी है और ये सिटीजन्स भी भर सकते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है तो। और उसके अलावा यहाँ पे नेपाल और भूटान के लोग भी इस फॉर्म को इन पोस्ट के लिए भर सकते हैं, ये हमने जानने की कोशिश की। सिर्फ 3 पोस्ट हैं, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस, जहां पे सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है, अदरवाइज बाकी जगह पे बाकी लोग भी भर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि एज लिमिट, कितने एज तक के लोग यहां पे भर सकते हैं। इसमें बड़ा डाउट रहता है लोगों को कि किस एज तक हम फॉर्म भर सकते हैं। तो बेसिकली मिनिमम एज है 21, मिनिमम एज यहां पे 21 होनी चाहिए। 21 किस तारीख को होनी चाहिए, क्वेश्चन आता है। 21 तो है, लेकिन किस तारीख को, 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 को 21 साल का हो जाना चाहिए। उससे छोटा है नहीं भर सकता। 1 अगस्त 2022 तक 21 साल का हो जाना चाहिए, और इस डेट तक वो 32 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए, 32 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 21 साल से 32 साल के बीच के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस में हमें एज रिलैक्सेशन मिल जाती है, जो ऊपर वाली, नीचे वाली रिलैक्सेशन नहीं मिलती, यानी 21 से नीचे वाला नहीं भर सकता है, लेकिन 32 से ऊपर वाले भर सकते हैं। कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन सी, तो देख लेते हैं कि अगर कोई भी अगर हम देखें शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब से है, एससी या फिर एसटी में से है, तो वो उनको 5 इयर्स की छूट मिलती है। तो 32 + 5 यानी कि 37 इयर्स तक ये फॉर्म भरा जा सकता है। उसके बाद अगर हम देखें ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर में अगर हम देखें तो ये इनको 3 साल की छूट मिलती है। 3 साल की छूट मिली यानी कि 35 इयर्स तक ये भर सकते हैं फॉर्म को। और उसके बाद अगर हम देखें जो डिफेंस पर्सनल हैं, डिफेंस पर्सनल कौन से, जो डिसेबल्ड होके बाहर निकले, अपने टेन्योर को पूरा करके नहीं, उससे पहले ही डिसेबिलिटी की वजह से अगर वो बाहर निकले हैं तो उन्हें 3 साल की छूट मिलती है। तो 3 साल की यानी कि 35 साल तक ये लोग भर सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 5 साल की छूट मिलती है बाकी सब एक्स सर्विसमैन को। एक्स सर्विसमैन कौन से, जो अपना टेन्योर पूरा करके निकले हैं, जो एंगेजमेंट में जो उन्होंने बॉन्ड भरा कि मैं 5 साल के लिए जॉब करूंगा, 10 के लिए, 15 के लिए, जो भी उनका टेन्योर था। यानी कि यहां पे अगर हम देखें तो कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिसमें इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स या शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स भी आते हैं, जिनका लगभग 10 साल का टेन्योर यहां पे होता है, तो वो भी 10 साल का अपना टेन्योर पूरा करने के बाद 5 साल की छूट यहां पे ले सकते हैं। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन की भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, जहां पे 15 साल की सर्विस करने के बाद आए हुए लोग जो डिफेंस से आते हैं, तो वो एक्स सर्विसमैन को भी 5 साल की छूट यहां पे मिलती है। तो 5 साल की छूट यहां पे मिल गई, यानी कि कब तक, अराउंड 32 + 5 यानी कि 37 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। 32 + 5 37 ईयर्स तक एक्स सर्विसमैन, या फिर अगर हम देखें शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स जितने हैं, वो सब यहां पे अप्लाई कर सकते हैं 37 ईयर्स तक। तो ये एज लिमिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये एज लिमिट यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस एज लिमिट के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपनी एज लिमिट के बारे में यहां पे पता होना चाहिए, जो बड़ा डिटेल में यहां पे हमको बताया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे अगर हम चलें, यहां पे ये ध्यान रखना, जितना भी डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं,
डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल की छूट यहां पे मिलती है। तो 32 + 10 यानी 42 ईयर्स तक डिसेबल्ड कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, डिसेबल्ड कैंडिडेट को 10 साल की छूट है। अब ये ध्यान रखना कि ये जो जितने भी हमें रिलैक्सेशन दी गई है ये सब कम्युलेटिव है, ये सिर्फ कम्युलेटिव है। कैसे कम्युलेटिव है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लो कोई एक कैंडिडेट है जो ओबीसी से बिलोंग करता है और वो एक्स सर्विसमैन भी है, एक्स सर्विसमैन भी है, तो क्या होगा, यहां पे उसको 3 साल की छूट मिली और यहां पे 5 साल की छूट मिली, तो टोटल उसकी अगर हम देखें तो 8 साल की छूट हो जाएगी। ये हमारा कम्युलेटिव का मीनिंग होता है। तो 32 + 8 यानी कि 40 साल तक अप्लाई किया जा सकता है। इसको हमने बोला कम्युलेटिव। समझ में आया कम्युलेटिव का मीनिंग है? ये कम्युलेटिव का मीनिंग है जो हमें यहां पे समझना था। तो यहां पे कम्युलेटिव, हमें यहां पे कम्युलेटिव एज रिलैक्सेशन मिलती है दोनों कैटेगरीज में। किसमें? SC ST OBC जो एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, या फिर फिजिकली अगर हम देखें डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, इनको कम्युलेटिव एज रिलैक्सेशन मिलता है। ये कम्युलेटिव क्या होता है ये भी हमने समझने की कोशिश की। देन उसके बाद ये जो डेट ऑफ बर्थ हम मेंशन कर रहे हैं ये आपके 10th के जो सर्टिफिकेट है, 10th की जो मार्कशीट है उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। वही डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है और कोई डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन नहीं करना है। देन उसके बाद हम बात करते हैं, हमने एज के बारे में देखा, अब हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। कौन इस एग्जाम को भर सकता है? यूपीएससी CSC यानी कि यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसे बोला जाता है, इसको कौन भर सकता है? तो इसको भरने के लिए अगर हम देखें तो मिनिमम क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। यहां पे हमने लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री अगर आपको यहां पे अप्लाई करना है। लेकिन यहां पे कुछ को छूट दी गई है। किसको? कि मान लो आप फाइनल ईयर में हैं और आप इसमें अपीयर होना चाहते हैं, तो क्या आप इसको भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं और आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं। लेकिन शर्त यह होगी कि जब भी इसका मेंस के लिए जो फॉर्म निकलता है, जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने डैफ बोला। जिसको हमने क्या बोला? जिसको हमने बोला डैफ 1 यानी डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1, जो हमारा है, जो प्रीलिम्स को पास होने के बाद मेंस एग्जामिनेशन के लिए भरा जाता है। इस डैफ एग्जाम, ये जो डैफ का फॉर्म भरा जाएगा, इसकी लास्ट डेट से पहले आपके पास वो डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। यानी कि जो लोग अपीयरिंग हैं वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए आपके मेंस के एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसकी लास्ट डेट से पहले। ठीक है, तो ये चीज यहां पे लिखी गई है जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, जो ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, वो भी भर सकते हैं। उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, तो वो भी यहां पे बताया गया। देन उसके बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बड़ा एक इंपॉर्टेंट इशू रहता है, जिसमें लोगों को बहुत डाउट रहते हैं कि कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। यहाँ पे अटेम्प्ट्स को लिमिटेड किया गया है। तो ध्यान रखना, जितने भी जनरल कैंडिडेट के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। उसके अलावा अगर हम देखें बाकी अगर कैटेगरीज की SC ST OBC या फिर अगर हम देखें जो डिसेबल्ड कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी गई है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में। कितनी? हमने देखा जनरल 6 अटेम्प्ट, उसके अलावा SC ST अनलिमिटेड टाइम्स दे सकते हैं जब तक कि उनकी एज कंप्लीट नहीं होती। OBC से जो बिलोंग करते हैं, OBC कैटेगरी में जो भी बिलोंग करते हैं, वो 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। टोटल 9 अटेम्प्ट्स, यानी कि 3 अटेम्प्ट्स का रिलैक्सेशन है। 6 + 3 यहां पे, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन है, यहां पे भी 3 अटेम्प्ट्स का रिलैक्सेशन दे दिया, तो 9 अटेम्प्ट्स से दे सकते हैं। और उसके बाद जितने भी डिसेबल्ड हैं, तो डिसेबल्ड में यही अगर हम देखें तो 3 अटेम्प्ट्स का रिलैक्सेशन है फॉर जनरल कैंडिडेट और EWS, या फिर अगर हम देखें OBC। EWS मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इन सब के लिए 3 अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन है, यानी कि 9 अटेम्प्ट है। लेकिन जो SC ST से जो है फिजिकली डिसेबल्ड है वो तो यहां काउंट हो जाएंगे, तो अनलिमिटेड हो जाएगा उनके लिए। तो OBC 9 अटेम्प्ट, फिजिकली डिसेबल्ड जो जनरल से EWS से या OBC से हैं उनके लिए भी 9 अटेम्प्ट हैं, और जितने SC ST हैं तो उनके लिए क्या है? अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं। ये हमेशा ध्यान रहे। ठीक है, तो टोटल अटेम्प्ट 6, 9 और अनलिमिटेड, ये तीनों हमें पता होने चाहिए। चलो आगे देख लेते हैं कि आगे हमें क्या बात की गई है। आगे फीस की बात की गई है कि हमारे
जब इस फॉर्म को भरेंगे तो फीस कितनी लगेगी, तो ध्यान रहे फीस इसकी सिर्फ 100 रुपए। कितनी है, मात्र 100 रुपए इसकी फीस है। और उसमें भी जो SC ST हैं, फीमेल हैं, या फिर जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं, उनको कोई फीस नहीं भरनी, उनके लिए जीरो है। फीमेल, SC ST प्लस डिसेबल्ड कैंडिडेट, ये अगर कैटेगरीज हैं तो इनके लिए कोई फीस नहीं है, ₹0 एप्लीकेशन फॉर्म की फी है। लेकिन बाकी सब जितने भी बच गए, जनरल हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, उन सब के लिए फीस जो है कितनी है, ₹100 है। और इसको दोनों मोड से पे किया जा सकता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दोनों मोड से इसको पे कर सकते हैं। जो ऑनलाइन कर रहे हैं उसके लिए डेट क्या है, 22 फरवरी शाम को 6 बजे तक। लेकिन जो ऑफलाइन मोड में कर रहे हैं, यानी कि जो बैंक में जाके पैसे जमा कराएंगे, उनके लिए जो डेट है वो थोड़ी सी चेंज रहेगी, वो ध्यान रखना। जो भी कैश से पे करना चाहता है वो SBI ब्रांच में जाके कब तक, 21 फरवरी तक जमा करा सकता है, रात को 12 बजे तक। रात को 12 तक बैंक तो खुलेगा नहीं, तो 21 फरवरी उसके लिए लास्ट डेट है जो कैश से जमा कराना चाहता है। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक दिन पहले ही कैश वाली विंडो खत्म हो जाएगी। और ये ध्यान रहे, अगर आपने आज फॉर्म भरा है तो नेक्स्ट डे आपको SBI में वो जमा कराना पड़ेगा, नेक्स्ट डे तक ही वो वैलिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्किंग डे ओनली। अगर आपने आज फॉर्म भरा तो कल तक आप इसको SBI बैंक में जाके आप जमा करा सकते हो, जो कैश में कराना चाहे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे इस चीज का भी। अब उसके बाद आगे चलें तो यहां पे हमें दिखाई देगा हाउ टू अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए हम आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम डिटेल्ड उसमें बताएंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करें, क्योंकि यहां पे अप्लाई करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो इसलिए हम उसके लिए क्या करेंगे, डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। अब जो भी फॉर्म भर रहा है वो कम से कम इन बातों का ध्यान बहुत जरूर रखे और बहुत ध्यान से रखे, क्योंकि ये एक बार भर दिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लास्ट तक परेशान करेंगे। क्या भरा जाएगा, जब प्रीलिम्स के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इन डिटेल्स पे जरूर ध्यान देना है। एक तो आप सेंटर कौन सा भर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स के टाइम पे ही चूज कर सकते हो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो एक बार कर लिया वो फाइनल हो गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप प्रीलिम्स के टाइम पे ही चूज कर सकते हो। उसके बाद मीडियम, आप कौन से मीडियम में मेंस एग्जाम देना चाहते हो, वो मीडियम भी आपको यही चूज करना पड़ेगा। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी कई सारे इंडियन लैंग्वेजेस में आप दे सकते हो, तो वहां पे भी जो मेंस की जो इंडियन लैंग्वेज में से आप किस लैंग्वेज में आप मेंस एग्जाम देना चाहते हो वो भी आपको यही चूज करना पड़ेगा। उसके बाद एक आपका मेंस में पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, इंडियन लैंग्वेज का। जो हमारे 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज दी गई हैं, उनमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। आपको क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर देना पड़ता है इंग्लिश के साथ साथ, तो वो आपको यही चूज करना पड़ेगा कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं। जो भी अपना किसी भी लैंग्वेज में देना चाहता है वो उस यहां पे चूज कर सकता है, तो ये भी आपको यहीं पे चूज करना पड़ेगा। अब हमने देखा कि प्रीलिम्स के टाइम पे आपको कोई भी किसी भी सर्टिफिकेट को जमा करने की जरूरत नहीं है, ये इसमें ध्यान रखना। और इसके बाद इसमें क्या क्या है देख लेते हैं कि लास्ट डेट हमने ऑलरेडी बात कर ली है, 22 फरवरी है, शाम को 6 बजे तक हम इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरना है, हाउ टू अप्लाई का हम ऑलरेडी एक नया अलग से वीडियो आपको लाके दे देंगे, जिसमें आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। हमारा जो सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक और वीडियो में, वो हम इसको कहां दे देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे और कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक दे देंगे। और इसके आपका वीडियो जब खत्म होगी तो वीडियो के खत्म होने के बाद आपको एक लिंक जो है इस कॉर्नर पे मिल जाएगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना। अब इसमें जब आप फॉर्म भर रहे हो तो ये चीजें नोट डाउन करके अपने पास कहीं ना कहीं किसी डायरी में लिख लेना। जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, नेम एंड ईयर ऑफ एग्जामिनेशन ये कौन सा है, किसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो, रजिस्ट्रेशन आईडी जो जनरेट हो रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगर आपने रोल नंबर प्रीलिम्स का आ गया है तो वो भी कहीं ना कहीं उसी के साथ नोट कर लेना। देन उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट जो आपने भरा है फुल ब्लॉक लेटर्स में, तो वो आप अपना नोट कर लेना। कंप्लीट पोस्टल एड्रेस जो आपने एप्लीकेशन में दिया है वो आपका नोट होना चाहिए, और आपकी जो ईमेल आईडी है वो, ये डिटेल्स आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप यूपीएससी से बात कर रहे हैं तो आपसे इन डिटेल के बारे में पूछा जाता है, तो ये डिटेल आपके पास हर टाइम होनी चाहिए, कहीं ना कहीं लिखी हुई होनी चाहिए। इनके बिना आप बात करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिजर्वेशन जो अवेल कर रहे हैं, यानी कि जो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उस टाइम पे आप ओबीसी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है,
कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए किस बेसिस पे, आपके फाइनेंशियल कौन सी इनकम के बेसिस पे, यानी कि 2020-21 के जो आपकी फाइनेंशियल ईयर है इसकी इनकम पे, 19-20 या 18-19, यानी कि 2018-19 से पुराना सर्टिफिकेट यहां काम नहीं आने वाला। अगर नहीं है आपके पास नया तो जरूर बनवा लें। और वो कब तक होना चाहिए, आपकी जो लास्ट डेट है ना प्रीलिम्स की, उससे पहले ही आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद के बना हुआ ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रहे, अगर नहीं बना है, अभी बहुत टाइम है, उसको जरूर बनवा लें, जिसका भी 2018-19 से पुराना है। यहां तक है चल जाएगा, लेकिन इससे पुराना है वो नहीं चलेगा, आपको रिन्यू कराना है, आपको नया बनवाना पड़ेगा। और नया सर्टिफिकेट ध्यान रखना कब से पहले होना चाहिए, इसकी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ये ध्यान रहे। जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उनका जो सर्टिफिकेट होगा 2020-21 से पुराना ना हो, यहाँ के यहाँ 2020-21 की जो इनकम है उसके बेसिस पे होना चाहिए। क्लियर है, ये चीजें ध्यान रहे इस चीज में। अब उसके बाद आगे हम देखते हैं, अगर कोई भी अपनी एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहता है किसी भी टाइम पे, उसको लगता है तैयारी नहीं हो पाएगी या किसी और चीज में उलझ गया, मेरा अटेम्प्ट ना खराब हो जाए, तो उस चक्कर में वो क्या है, अपना एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है। और विड्रॉ करने के लिए हमको टाइम मिलता है कब, 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक एक विंडो ओपन होगी आपकी यूपीएससी की वेबसाइट पे, और वहां से आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, जो जो विड्रॉ करना चाहता है। अब उसके बाद हमारा आता है प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन होगा कैसे, कितने कितने मार्क्स का। हालांकि इसके ऊपर हमारा वीडियो पड़ा है, लेकिन फिर भी जो इसमें बताया मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी 2 मिनट और लेते हुए आपको दे देता हूं कि जो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर होंगे और दोनों कंपलसरी हैं, और दोनों 200-200 नंबर के होंगे यहाँ पे। तो ये हमने देखा कि दोनों 200-200 नंबर के 2 एग्जाम होंगे। और यहां पे भी अगर हम देखने की कोशिश करें, जो पहला क्वेश्चन है मेरिट उसी बेसिस पे बनती है। जो पहला पेपर है जीएस पेपर 1 जो होगा उसी बेसिस पे मेरिट बनती है। पेपर 2 जिसको हम सी सेट भी बोलते हैं, आम भाषा में, ठीक है, ये क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स, रीजनिंग ये सब टेस्ट होता है, ये आपका क्वालिफाइंग है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 33% मार्क्स लेने होते हैं पेपर 2 में। पेपर 1 के ऊपर मेरिट बनेगी, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो जो हमारा दूसरा है, जिसका लिंक हम डालेंगे, उसमें आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। मेंस एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो मेन एग्जामिनेशन में कौन कौन से होते हैं, मेन एग्जामिनेशन में आपके पहले 2 पेपर तो क्वालिफाइंग हो गए, जिसको हम पेपर ए और पेपर बी बोल रहे हैं, जहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक तो आपको इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा, और एक जो दूसरी लैंग्वेज कोई भी जो आप चूज करेंगे उसका टेस्ट लिया जाएगा। दोनों 300-300 नंबर के हैं और दोनों ही आपके क्वालिफाइंग है, आपको सिर्फ पास होना है। ये मेरिट में काउंट नहीं होते। मेरिट में काउंट होने वाले कौन कौन से हैं, ये सारे पेपर हैं। पहला पेपर ऐसे, ये सब 250-250 नंबर के हैं सारे पेपर्स जो भी मेरिट में काउंट होंगे। तो पहला जो पेपर है वो ऐसे का, दूसरा GS1 जिसके अंदर आपका हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, सोसाइटी, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल बात हमने उस वीडियो में की गई है, जिसका लिंक हम देने वाले हैं यहाँ पे। तो ये वहां पे आप इस चीज को भी देख सकते हैं कि इसके अंदर से क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस इनका क्या क्या है। GS2 पेपर में आपका पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन और सोशल जस्टिस की बात की जाती है। GS3 में जिसको हम बात करें, जो पेपर नंबर 4 है, इसके अंदर बात करें तो आपका इकोनॉमिक्स का बेसिकली होता है और एनवायरमेंट का ज्यादातर इसमें पूछा जाता है। तो इकोनॉमी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वो सारा इसमें आ जाएगा। पेपर 4 की बात करें, GS पेपर 4 जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी वगैरह के बारे में बात की जाती है, ये सारे 250-250 नंबर के पेपर हैं। उसके बाद पेपर 6 और पेपर 7, ये जो 2 पेपर होंगे ये आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। एक ही ऑप्शनल लेना है, 2 लेने की जरूरत नहीं है, एक ऑप्शनल लेना है। एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों भी 250-250 नंबर। टोटल अगर हम देखें तो हमारे टोटल 1750 नंबर का मेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके हिसाब से मेरिट फिर से डिसाइड होगी और जो जो क्लियर करेगा उसको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू होता है 275 नंबर का। तो टोटल मिला के 2025 नंबर हो जाते हैं। इन 2025 नंबर के हिसाब से मेरिट हमारी बाद में प्रिपेयर होती है। तो ये थी हमारी कंप्लीट जानकारी। अब इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए जल्द ही हमारी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम डिटेल्ड उसमें बताएंगे कि कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो ये हमने कॉमन जानकारी दी, कौन कौन भर सकता है, क्या क्या इसके लिए एज की क्वालिफिकेशन, क्या क्या अगर हम देखें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, वो सारी चीजें हमने देखी, और कैसे कैसे एग्जाम होगा वो सारी चीजें हमने आज के वीडियो में डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो अब हम आज का लेक्चर जो है, आज का जो सेशन है यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे जिसमें हम बताएंगे कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।